Hello everyone, I hope you all are doing well. इन लास्ट वीडियो हमने किया अपना लास्ट जो सेक्शन था, इट वाज कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था कैग एंड कॉरपोरेशन वाला, है ना। मूविंग नेक्स्ट इज़ हमारा AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो AGI होता है इसके पास जो भी प्रिविलेजेस होती हैं, कौन सी प्रिविलेजेस, MPs वाली प्रिविलेजेस। ठीक है, जितनी प्रिविलेजेस पावर्स MP को मिलती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही प्रिविलेजेस पावर्स हमारे अटॉर्नी जनरल को मिलती हैं। एंड उसी के साथ जो AGI होते हैं, ये दोनों हाउसेस की, हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, कोई भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, कोई भी कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनका नाम उस कमेटी में है। ठीक है, मीटिंग तो कोई भी अटेंड कर सकते हैं एंड कमेटी में भी एज अ मेंबर बन सकते हैं अगर उनका नाम उस कमेटी में है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ा था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। सो मूविंग नेक्स्ट इज ही और शी इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ठीक है, जो AGI होता है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री में। वाई? बिकॉज ये डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करता है या फिर करती है। ठीक है, ये हाईएस्ट इसलिए होता है बिकॉज डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करती है फॉर इट्स ओन पर्पस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने खुद के काम के लिए एम्प्लॉय करती है। ठीक है, दैट्स वाई ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसका आर्टिकल है 76, ये भी बताया था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, है ना। सो आर्टिकल 76 फॉर होम, फॉर हमारा AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, बाय द प्रेसिडेंट। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के वो लायक होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी थी ऊपर, क्या थी, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, एंड हाई कोर्ट जज रहा हो वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट रहा हो वो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या थी, ये हमारी क्वालिफिकेशंस थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए दीज वर द क्वालिफिकेशंस, है ना। ये हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। सो कौन अपॉइंट करता है इसको, प्रेसिडेंट। एंड सुप्रीम कोर्ट जज बनने के क्वालिफाइड होना चाहिए। हमने देख ली कि क्वालिफिकेशन क्या थी हमारे सुप्रीम कोर्ट जज की, सिटीज़न, एंड 5 इयर्स का हाई कोर्ट जज, 10 साल का एडवोकेट रहा हो, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़रों में। ठीक है, ये था ब्रीफली। इसकी टर्म क्या होती है, कितने साल के लिए ऑफिस को होल्ड करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टर्म फिक्स नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता कि कितनी टर्म होगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या ग्राउंड्स होंगी उसको रिमूव करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला तो हमने देख लिया कि उसको, किसी को भी आपने अगर AGI बनाना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के क्वालिफाइड होना चाहिए। बट उसकी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन नहीं है। ठीक है, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा ये भी मेंशन नहीं है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वो ऑफिस होल्ड करेगी या करेगा ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका क्या मतलब हुआ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसका मतलब होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सिंपली ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहें उसको हटा सकते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि हमारा कैबिनेट है, जो अगर कैबिनेट कहेगा कि इसको रिमूव कर दो तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव भी कर देंगे। अगर कैबिनेट कहेगा कि इस एक्स पर्सन को अपॉइंट करो एज अ हमारा AGI, तो उसको अपॉइंट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, सो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कॉन्करेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कॉन्करेंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन, ना कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कोई फिक्स टर्म नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो रिज़ाइन कर सकता है व्हेन गवर्नमेंट रिजाइंस और इज़ रिप्लेस्ड एज ही इज़ अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। इसका क्या मतलब हुआ, जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है तब वो रिज़ाइन कर देता है। ठीक है, वाई, बिकॉज गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये अपॉइंट करेगी फॉर इट्स ओन पर्पस, अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपॉइंट करेगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड जब ये काउंसिल ही नहीं रहेगी, जब ये गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, तो जिस गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था इसको भी करना पड़ेगा रिज़ाइन।
ठीक है, वो रिज़ाइन कर देता है। जब गवर्नमेंट रिज़ाइन कर देती है तब जो AGI होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। देन रेम्यूनरेशन मैंने बताया जैसे कि फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन डिसाइड करता है, सब कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो उतना रेम्यूनरेशन रिसीव करता है जितना हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। सिंपल, जितना हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उतना रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा, उतनी सैलरी उसको मिलेगी। ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ गिवन फॉलोइंग फंक्शंस टू AGI। जो अटॉर्नी जनरल है इसका मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है? ही और शी अपेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, टॉप कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो अपेयर होता है, रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन एनी मैटर मेड। ठीक है, कोई भी मैटर हो, सिविल है, क्रिमिनल है, कोई भी मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, हर मैटर में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड टू अपेयर इन एनी हाई कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट ऑन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, इंडिया का कोई भी कोर्ट है, इंडिया का कोई भी कोर्ट है, उसमें वो अपेयर हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है या फिर सिंपली क्वेश्चन रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो। एंड जो ये AGI होता है इसके पास राइट टू ऑडियंस होता है। इसके पास क्या आता है? राइट टू ऑडियंस। इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में इसके पास राइट टू ऑडियंस होता है। किसी भी कोर्ट में जाके एज ए ऑडियंस एक्ट कर सकता है ये। ठीक है, एज एन ऑडियंस एक्ट कर सकता है। एंड ये जो आर्टिकल 143 है इसमें बताया था प्रेसिडेंट दो तरह के केसेस जो होते हैं वो किसको सेंड करता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट को। एक होते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, एंड दूसरा हमने देखा था कौन सा था? दूसरा था केसेस रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़, देखा था ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ या फिर एग्रीमेंट्स, दो तरह के केसेस थे। सो जो फर्स्ट वाला केस था लॉ एंड फैक्ट वाला, इसमें बताया था मैंने कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट में सुप्रीम कोर्ट जो था वो रिफ्यूज़ कर सकता है अपनी एडवाइस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि यस मैं एडवाइस नहीं दूंगा इस पर। ठीक है, बट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हैं, जो सेकंड पार्ट था प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स वाला, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज़ वाला, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी ही पड़ती है। ठीक है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव इट्स एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाले मैटर्स में। ठीक है, एंड जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा अंडर आर्टिकल 143 के अंदर जो एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो एडवाइजरी इन नेचर होगी, वो एडवाइजरी इन नेचर होगी। ये भी PYQ है। ठीक है, ये PYQ है हमारा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखते हैं कौन से राइट्स होते हैं, पावर्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं किसके ऊपर? AGI के ऊपर। ऊपर बताया मैंने कि AGI जो होता है इसके पास राइट टू ऑडियंस होता है, जितने भी कोर्ट्स हैं कंट्री में उनमें राइट टू ऑडियंस बताया अभी कि अपेयर हो सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। देन AGI हैज़ राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस जॉइंट सिटिंग। जैसे बताया मैंने अभी ऊपर कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये दोनों हाउसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वाई? ये इसलिए पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज ये गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होता है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका ये चीफ लॉ ऑफिसर होता है। सो उस बिहाफ पे इसके पास राइट होता है हमारी राज्यसभा एंड लोकसभा में, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, टू डिफेंड द गवर्नमेंट, टू कलेक्ट द एविडेंस, वो सारे फैक्ट्स को सुनना, एनालाइज करना, फॉर दैट पर्पस इसके पास राइट होता है दोनों प्रोसीडिंग्स में, जॉइंट सिटिंग में भी एंड दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट करने का। देन ही और शी एन्जॉयस ऑल प्रिविलेजेस एज टू MP। जैसा बताया जितनी भी प्रिविलेजेस पावर्स MP के पास होती हैं वो सारा का सारा हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो प्रिविलेजेस मेंशन्ड है, ये बताया था मैंने पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर। कौन कौन सी थी? एक था राइट टू स्पीक, एक था हमारा राइट टू स्पीक। ठीक है, एंड दूसरा था राइट टू पब्लिकेशन, दूसरा था हमारा राइट टू पब्लिकेशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CAPF, प्रीलिम्स, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ दो प्रिविलेजेस मेंशन्ड है, एक है हमारा राइट टू स्पीक, दूसरा है राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स,
राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स, ठीक है, 2 चीज़ें मेंशनड है। अब देखते हैं ड्यूटी क्या है इसकी। एजीआई शुड नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एम्प्लॉय किया है, ठीक है, उसको डिफेंड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉय किया एजीआई को खुद को डिफेंड करने के लिए, तो एजीआई कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस नहीं कर सकता, इवन इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिल्टी है किसी केस में, ठीक है, चाहे गिल्टी हो चाहे ना हो, बट उसको उसके अगेंस्ट एडवाइस नहीं कर सकता। एजीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस नहीं कर सकता इन एनी केस। देन एजीआई शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ परमिशन। इफ़ यू नो, अगर आपको पता हो कि जो एजीआई होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होल टाइम काउंसिल नहीं होता। ये होल टाइम काउंसिल नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल टाइम काउंसिल नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है साथ साथ में, ठीक है, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी साथ साथ में करता है, ठीक है। सो होल टाइम काउंसिल नहीं होता। ये भी पीवाईक्यू है, ये भी हमारा पीवाईक्यू है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, ये होल टाइम काउंसिल होता है। दिस वाज द पीवाईक्यू इन प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन था। सो होल टाइम काउंसिल नहीं होता, ये पार्ट टाइम काउंसिल होता है, एंड ये साथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता रहता है, ठीक है, ये साथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी कैरी ऑन करता है। सो प्राइवेट प्रैक्टिस में ये किसी भी क्रिमिनल को डिफेंड नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के, ठीक है। अगर कोई भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल केस में अक्यूज़ड है, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस में अक्यूज़ड है, ये उसको डिफेंड नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी कंपनी में डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के। सिंपल, ड्यू टू जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस चीज़ से बचने के लिए। देन एजीआई शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट रेफरेंस मेड बाय लॉ मिनिस्ट्री। इसका क्या मतलब हुआ? जो एजीआई है, लॉ ऑफिसर है, किसके अंडर आएगा? हमारी लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, हमारी लॉ मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। सो जब तक लॉ मिनिस्ट्री किसी भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या फिर हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है उसका केस रेफ़र नहीं करती जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तब तक एजीआई उस मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को या फिर पीएसयू को एडवाइस नहीं करेगा, ठीक है, जब तक लॉ मिनिस्ट्री खुद उसका केस रेफ़र नहीं करती। जब तक लॉ मिनिस्ट्री खुद केस रेफ़र नहीं करती तब तक हमारा एजीआई उस मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को एडवाइस नहीं करेगा या करेगी। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन एजीआई इज़ नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, एंड ही और शी कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस। जैसा ऊपर बताया कि वो होल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट का होल टाइम काउंसिल नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है। ये भी पीवाईक्यू में लैंग्वेज यूज़ की गई थी कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही और शी इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो साथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, ठीक है। देन आता है हमारा सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ये सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये असिस्ट करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, बिकॉज यू ऑल नो कि जो एजीआई होते हैं, ठीक है, ये सिंगल पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल पर्सन है। सो ये खुद अकेला इंसान इंडिया में अलग अलग कोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल दिस हाई कोर्ट, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, अलग अलग कोर्ट्स में अब ये एक ही टाइम पे तो प्रेजेंट हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में केस चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। सो हर जगह तो ये जा नहीं सकता। सो इसके भी हाथ पे जाते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा तुषार मेहता है ना। सो वो क्या है? वो सॉलिसिटर जनरल हैं। सो किसके बिहाफ पे जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट किसको करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। असिस्ट करते हैं एजीआई को। सिंपल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एजीआई मेंशनड है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशनड है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 76 जो है वो सिर्फ एजीआई की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। सिंपल। ये भी पीवाईक्यू है कि जो
सोलिसिटर जनरल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, सो मेंशन नहीं है, ठीक है, मेंशन नहीं है। कौन मेंशन्ड है? सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन्ड है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इससे आपका सारा कोई भी PYQ है, कोई भी आपका प्रीलिम वाला क्वेश्चन जो है PYQ भी है चाहे, बन जाएगा ईजिली, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ इससे हो जाएगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि इससे नहीं बन पा रहा, यू कैन सेंड दैट क्वेश्चन टू मी, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। मूविंग नेक्स्ट इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही हमारा एडवोकेट जनरल होता है स्टेट्स का, ठीक है। बिकॉज स्टेट्स के अगेंस्ट भी बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग केस चलता है, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई तो होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहाँ पे मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 165 में मेंशन्ड है। हमारा आर्टिकल 165 जो है उसमें मेंशन्ड है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, इसको हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो हाई कोर्ट जज बनने के लायक होना चाहिए। हाई कोर्ट जज बनने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? वो सिटीज़न हो, 10 साल के लिए जुडिशल ऑफिसर हो, 10 साल के लिए जुडिशल ऑफिसर हो, या फिर एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए। सिंपल सिंपल। सो यू कैन सिंपली से, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड अगर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है तो वो हमारा हाई कोर्ट जज बनने के क्वालिफाइड होना चाहिए। सिंपल। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड जो अटॉर्नी जनरल है इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, जो एडवोकेट जनरल है इसको अपॉइंट कौन करेगा? हमारा गवर्नर। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। टर्म क्या होगी? वो ऑफिस होल्ड करेगा एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्लेजर पे। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है जैसे AGI का होता है, ठीक है। गवर्नर उसको रिमूव कर सकता है एनी टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर की मर्ज़ी है, गवर्नर रिमूव करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है स्टेट में, उसकी एडवाइस के ऊपर, ठीक है। रिज़ाइन कर सकता है जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है। सिंपल। जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करेगी उसको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, ये भी ऊपर बताया मैंने। रेम्यूनरेशन सेम है, गवर्नर डिसाइड करेंगे। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर। सो ये प्रीटी ईजी है, ठीक है। इसको इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया था बिकॉज कनेक्टिंग था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ओवरलैप हो रही थी, दैट्स वाई, ठीक है। सब कुछ सेम है, कुछ बस नाम का चेंज है। जो वहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहा था वो यहाँ पे हमारा गवर्नर करेगा। सिंपल, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बस कि हाई कोर्ट जज बनने की कंडीशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन सिटीज़न हो, 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिसर हो, या फिर एडवोकेट हो 10 साल के लिए, एंड सुप्रीम कोर्ट के केस में 5 साल के लिए हाई कोर्ट जज हो, उसके साथ या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट हो, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़रों में, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं वो होती हैं एंड, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनका होता है यहाँ पे दी एंड, हैप्पी एंडिंग। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्टैट्यूटरी बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, उस एक्ट के बेस पे एक बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सबसे पहले है हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, ठीक है। काम क्या है? बना किसके थ्रू था? ह्यूमन राइट्स एक्ट्स 1993 का बना था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में बना था, ये उस एक्ट के अंदर बना था, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993, वो प्रोवाइड करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। सिंपल, ये नाम याद रखना अच्छे से, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है। बिकॉज एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है, CAPF CDS कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछा हुआ है कि ये किस एक्ट के अंदर बना था। सो वहाँ पे सिंपली लिख देता है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट ऐसे करके। सो एग्जैक्ट नाम याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होती है? एक चेयरपर्सन होता है, साथ में 5 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन या तो रिटायर्ड हमारा चीफ जस्टिस होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है। या तो रिटायर्ड जज CGI या फिर सुप्रीम कोर्ट जज। देन 5 मेंबर्स होंगे साथ में। उन 5 में कौन कौन होगा?
फर्स्ट इज सर्विंग या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, वो जज सुप्रीम कोर्ट का जो सर्व कर रहा है प्रेजेंटली या फिर रिटायर्ड है। उसके साथ सर्विंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, ठीक है। ये हो गए 2 मेंबर्स। उसके साथ 3 मेंबर्स जो हैं, 3 मेंबर्स, 3 पर्सन हैविंग नॉलेज विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन राइट्स, जिनकी ह्यूमन राइट्स को लेकर नॉलेज है, वो 3 मेंबर्स होंगे। एंड उन 3 में से एक होगी हमारी वुमेन, ठीक है, उन 3 में से हमारी एक वुमेन होगी। सिंपल। सो टोटल 6 मेंबर होते हैं। एक चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। उसके साथ होते हैं 5 मेंबर्स। जो 5 मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर होगा रिटायर्ड या फिर सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज, सेकंड मेंबर होगा रिटायर्ड या फिर सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, एंड जो बाकी 3 मेंबर्स हैं वो होंगे जिनके पास ह्यूमन राइट्स में नॉलेज है, ठीक है। एंड उनमें से एक होगी वुमेन, उनमें से एक हमारी वुमेन होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसको अच्छे से याद रखना, ये पूछ लेता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वो कौन होते हैं, वो हमारे चेयरपर्सन होते हैं। किसके चेयरपर्सन होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर पीडब्ल्यूडी, ठीक है। ये जितने भी कमीशन हैं हमारे 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों के जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर। अपॉइंट कौन करता है इनके मेंबर्स को, एंड जो चेयरपर्सन है उनको ऑफ कोर्स हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन पे। नाउ कमेटी जो है उसमें कौन कौन होता है, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं उस कमेटी में, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं कमेटी में, ठीक है। फॉरवर्ड फॉर रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स। कमेटी में कौन कौन होता है रिकमेंड करने के लिए हमारे चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स को, कौन इसके अंदर कौन कौन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे होंगे प्राइम मिनिस्टर, देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे दोनों हाउसेस के। उसके साथ लोकसभा स्पीकर होगा, उसके साथ डेप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का, देन होम मिनिस्टर होगा। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 ये हो गए, 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर्स, ठीक है। कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं टोटल, रिकमेंड करते हैं हमारे चेयरमैन, जो चेयरपर्सन है वो, एंड जो 5 मेंबर्स हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। कमेटी में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउसेस के, लोकसभा एंड राज्यसभा के, देन स्पीकर होते हैं। उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन है, सिर्फ चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं है। वाई? बिकॉज चेयरमैन जो होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, हमारा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। दैट्स वाई चेयरमैन को इंक्लूड नहीं किया जाता कोई भी रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई कमेटी है जिसने रिकमेंडेशन देनी है किसी अपॉइंटमेंट के लिए, सो यूजुअली जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट नहीं किया जाता। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसको उस कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाता, बिकॉज वो मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, है ना। जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है सिंपली। एंड द 6th मेंबर इज़ होम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर। मूविंग नेक्स्ट इज सिटिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट का एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर कोई सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसको भी एज अ मेंबर या फिर चेयरपर्सन बनाया जा सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। टेन्योर कितनी होती है इनकी टेन्योर कितनी होती है दोनों की, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की, 3 इयर्स या फिर 70 इयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है। 3 साल या फिर 70 इयर्स, 3 इयर्स एंड और 70 इयर्स और 70 इयर्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ये चीज़ भी याद रखना। जब इनकी टेन्योर ओवर हो जाती है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंटर एंड स्टेट, अंडर सेंटर एंड स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल इनको रीअपॉइंट भी कर दिया गया, ठीक है, इनकी एक टर्म होगी, सेकंड टर्म भी होगी, थर्ड भी होगी, एन नंबर ऑफ टर्म्स होगी। उसके बाद इनको रिले कर दिया गया, इनको हटा दिया गया इस पोस्ट से, किसकी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कोई भी पोस्ट थी चेयरपर्सन की या फिर मेंबर की, इनको हटा दिया गया, सिंपल। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट इस पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर सकती,
ठीक है, उसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, ना सेंटर ना ही हमारी स्टेट, ना सेंटर ना ही हमारा स्टेट। ठीक है, इसको भी याद रखना। एलिजिबल है री एम्प्लॉयमेंट के लिए, री अपॉइंटमेंट के लिए, ये भी याद रखना। री अपॉइंट किए जा सकते हैं। इनकी टेन्योर कितनी है, 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स। अपना A4 साइड शीट ले लो, ठीक है, ये तो मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में। बट A4 साइड शीट में क्या करना, ऐसे लिखना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सिंपल लिखना टेन्योर 3 ईयर्स/70 ईयर्स। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का लिख लेना, कितना होता है सुप्रीम कोर्ट का, 65 ईयर्स। साथ में लिख देना जो टर्म होती है 5 ईयर्स जितनी या 6 ईयर्स जितनी भी होती है। ऐसे UPSC का लिख देना 6 ईयर्स 65 ईयर्स। ऐसे इलेक्शन कमीशन का लिख देना 6 ईयर्स 65 ईयर्स। सो ऐसे क्या होगा ना, बिफोर एग्ज़ाम जस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप देखोगे ही। अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है, बिफोर 2 और 3 डेज़ है ना, एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आप इस शीट को देख लेना। इससे आपको जो टेन्योर है, जो अपॉइंटमेंट है, जो मैक्सिमम एज है वो याद रहेगी। ठीक है, ये अच्छा तरीका है इसको माइंड में रखने का। ठीक है, मेरे लिए काम करता है, होप कि आपके लिए भी करेगा। देन एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए एंड नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन सी ग्राउंड्स हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट है, इफ़ ही और शी इज़ एजडेड एज अ इंसॉल्वेंट, या फिर कौन इंसॉल्वेंट, या फिर वो एंगेज हुआ है एनी पेड एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट में वो क्या हुआ है, एंगेज हुआ है आउटसाइड हिज ऑफिस, आउटसाइड हिज और हर ऑफिस। ठीक है, पेड एम्प्लॉयमेंट में वो एंगेज हो जाता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। वाई, बिकॉज उसका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अगर उस कंपनी ने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन की होगी, ठीक है, एंड वो उस कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है, तो वो उस कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। वाई, बिकॉज उसका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है ना। इफ़ ही और शी इज़ अनफिट टू कंटिन्यू ड्यू टू इन्फॉर्मिटी, वो अनफिट है। अनफिट किस सेंस में, या तो माइंड के सेंस में, या तो फिजिकली या फिर मेंटली वो अनफिट है। देन इफ़ ही और शी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, वो अनसाउंड माइंड का है, मीन्स उसकी जो सेंसेस है, उसकी जो 5 सेंसेस हैं, उसकी जो थिंकिंग है, ठीक है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नॉर्मल थिंकिंग होती है उसकी वो नहीं है, अनसाउंड माइंड का वो हो गया है, एंड उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, एंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। ये भी याद रखना, कई बार होता है कि आपको आधी स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, अनसाउंड माइंड लिख देगा, सिंपल लिख देगा अनसाउंड माइंड। आपको लगेगा येस अनसाउंड माइंड तो था, आप येस मार दोगे, बट लिखा हुआ है अनसाउंड माइंड का, वो एंड लिखा हुआ है, एंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करती यू कैन नॉट से कि वो अनसाउंड माइंड का है या फिर नहीं है। ठीक है, कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, सिंपल। देन अगर वो कन्विक्ट हुआ एंड सेंटेंस कर दिया गया फॉर इम्प्रिजनमेंट, अगर वो खुद ही क्रिमिनल है ना, अगर वो खुद ही क्रिमिनल है तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या कर रहा है, वट ही और शी इज़ डूइंग इन द NHRC। अगर वो खुद क्रिमिनल है ना, तो उसको हटा दिया जाएगा। ये थी उसको रिमूव करने के ग्राउंड्स, ये उसको रिमूव करने के हमारे ग्राउंड्स थे। देन प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव देम ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये हमने किस केस में देखा था, सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में देखा था, UPSC के केस में देखा था, SPSC के केस में देखा था, JPSP के केस में देखा था, और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में देखा था। उन सब में ये वाली चीज़ थी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना, किस किस में प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है, किस में नहीं होता। ठीक है, देन अगर इस केस के लिए, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए उसको रिमूव करना होता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट मैटर को रेफ़र करते हैं किसको, हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ये बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफ़र करेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, एंड आफ्टर इंक्वायरी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा ही और शी इज़ गिल्टी, तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माननी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होगी वो क्या होगी, बाइंडिंग होगी ऑन आर प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होगी बाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस इज़ बाइंडिंग आफ्टर इंक्वायरी। सैलरी कितनी होती है, इसकी सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एंड वो रिड्यूस नहीं की जा सकती आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है
इसका जो चेयरपर्सन है एंड मेंबर्स है उसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फंक्शन क्या होते हैं इसके नाम से क्लियर है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, सो ह्यूमन राइट्स को ही प्रोटेक्ट करेगा, ह्यूमन राइट्स को ही प्रोटेक्ट करेगा, है ना। सो ही ये जो कमीशन है ये सो मोटो भी ले सकता है टू इंक्वायर केसेस। सो मोटो मीन्स खुद से कोई भी केस उठा सकता है, उसको इंक्वायर कर सकता है। देन टू इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रही है किसी कोर्ट में तो ये उसमें इंटरवेन भी कर सकता है। देन ये जेल्स एंड डिटेंशन सेंटर को भी विजिट करेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो इसके चेयरपर्सन है, इसके मेंबर्स हैं, वो जो जेल्स होते हैं, डिटेंशन सेंटर होते हैं, उसको विजिट करते हैं। वाई? वो चेक करने के लिए कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। सिंपल। रिव्यू फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट एन्जॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इट टुक कॉग्निजेंस ऑफ इंटीमेशन रिसीव्ड रिगार्डिंग डेथ इन कस्टडी ऑफ फोर्सेस ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसका क्या मतलब हुआ? जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी कस्टडी में अगर कोई इंडिविजुअल है, इनकी कस्टडी में कोई इंडिविजुअल है, उसकी हो जाती है डेथ। हमारी डिफेंस फोर्सेस की कस्टडी में अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, सो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ये रिसीव कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। सिंपल। ये थे इसके मेन फंक्शंस। देन इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में एंड ये अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करता है। इसका अपना इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है। ये जो सीबीआई होती है अपनी, सीबीआई हो गया, ठीक है, या फिर कोई और स्टेट पुलिस, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके पास खुद का क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास। सिंपल। नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टर्म, दैट्स वाई मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है ये किसी भी केस को, मैटर को 1 साल के बाद इंक्वायर नहीं कर सकता। 1 साल के बाद इंक्वायर नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 अगस्त को कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, 1 अगस्त को कोई इंसिडेंट होता है, सो इस 1 अगस्त से लेकर नेक्स्ट ईयर की 1 अगस्त तक, इस टाइम के बीच में ही हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी केस को, उस केस को इंक्वायर कर सकता है। अगर 2 अगस्त हो जाएगी तो नहीं कर पाएगा। इस कहाँ पे लिखा हुआ है? ये जो हमारा एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स 1993, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई 1 साल के बाद ये केस को नहीं उठा सकता। सिंपल। ये चीज़ को याद रखना, अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। ये तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही, बट अपने नोट्स अगर आप खुद बनाते हो तो आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, रिटेन अच्छा रहता है, ठीक है, बिकॉज हमने खुद लिखा होता है अपनी हैंड राइटिंग में, सो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इम्बाइब हो जाती है, ठीक है। 1 साल के बाद नहीं उठा सकता। पावर क्या है इसके पास? इट रिकमेंड कंसर्न गवर्नमेंट बॉडी टू कंपनसेट विक्टिम्स। अगर कोई लैंडस्लाइड हुई है, या फिर कोई कैलेमिटी हुई है, या फिर कोई और इशू हुआ है, तो उसमें जो भी विक्टिम्स हैं उसको कंपनसेशन कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए वो रिकमेंड करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। टू रिकमेंड कंसर्न गवर्नमेंट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी बाय पब्लिक सर्वेंट, प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, सो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए ये रिकमेंड करता है हमारी गवर्नमेंट को, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है। इट रिकमेंड कंसर्न गवर्नमेंट फॉर ग्रांट ऑफ इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम। कंसर्न गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई कैलेमिटी हुई है, वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनको कितनी कॉम्पनसेशन देनी चाहिए, क्या रिलीफ मेजेस होने चाहिए, वो सब कुछ कौन रेकमेंड करता है? हमारा ह्यूमन राइट कमीशन रेकमेंड करता है, ठीक है। देन इट कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर रिट्स, ठीक है। अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये रिट्स इशू नहीं कर सकता, हमने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में देखा कि जो रिट्स हैं वो कौन इशू करता है? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, एंड आर्टिकल 226 में कौन करता है? हमारा हाई कोर्ट करता है ना। सो ये दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं। सो रिट्स को इशू करवाने के लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकता है, सिंपल। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? इट इज़ ओनली अ रिकमेंडेटरी बॉडी। यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है।
ये सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट को सिर्फ एडवाइस कर सकता है। मीन्स अगर इसने बोला कि भाई गवर्नमेंट, आपका जो फोर्सेस हैं, जो आपकी फोर्सेस है ना, इनके अंदर कस्टोडियल डेथ हुई है, इनके अंदर हुई है कस्टोडियल डेथ, ठीक है, यू हैव टू इंक्वायर कि क्यों हुई है, कौन इन्वॉल्व था, कौन गिल्टी है, उसको पनिश किया जाए। गवर्नमेंट ने सिंपली कर दिया डिनाई कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। देन दिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन नॉट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं कर सकता। इसने सिंपल एडवाइस करना था गवर्नमेंट को, इसने कर दिया। गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है नहीं लेना वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, बट ये कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिकमेंडेटरी इन नेचर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी है इन नेचर, ठीक है। ये पनिश नहीं कर सकता किसी ह्यूमन राइट वायलेटर को। अगर किसी ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, ये उसको खुद पनिश नहीं कर सकता, ना ही ये विक्टिम को रिलीफ दे सकता है खुद। ये सिर्फ क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा या फिर गवर्नमेंट को बोलेगा कि ये पर्सन कन्विक्टेड है, ये पब्लिक सर्वेंट जो है गिल्टी है, इसको आप क्या करो, पनिश करो, इसको करो पनिश। बट वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, गवर्नमेंट पनिश कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, गवर्नमेंट रिलीफ दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। सिंपल, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन विद इन 1 मंथ। अगर इसने गवर्नमेंट को बोला कि भाई इस पर्सन को, ये पर्सन ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, आप इसको पनिश करो, या फिर आप इतने रुपीज़ की ग्रांट दो, किसको, विक्टिम्स को। सो गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ इन्फॉर्म करेगी कमीशन को अपने एक्शन के बारे में कि हमने वो एक्शन लिया या फिर नहीं लिया, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ लिमिटेड पावर्स रिगार्डिंग violations by armed forces. For this, National Human Rights Commission seek report from Government of India and give recommendations. जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो हमारा कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके पास बहुत ही कम पावर्स हैं, बहुत नैरो पावर्स हैं, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास आर्म फोर्सेस को लेके, जो आर्म फोर्सेस के द्वारा वायलेशन होती है, ठीक है, उसको लेके बहुत कम पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल आफ्सपा ले लो आप, ठीक है, जो हमारा आफ्सपा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है जो, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी रिपोर्ट केसेस को रिपोर्ट आता है कि आर्म फोर्सेस जो है उन्होंने जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उसका मिसयूज़ किया, ठीक है, उसका किया मिसयूज़। ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, लद्दाख वाली साइड में आते हैं। बट ये जो कमीशन है हमारा, ये कुछ नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इसके पास पावर्स नहीं है। ये करता क्या है, ऑन अदर हैंड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेगा कि हमें लगता है कि जो आर्म फोर्सेस ने कोई वायलेशन की है ह्यूमन राइट्स की। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, येस नो, फेवर डिसफेवर में, वो गवर्नमेंट बताएगी, सिंपल। उसके अलावा जो कमीशन है उसको वही रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी होगी। कमीशन कैन नॉट क्वेश्चन द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट या फिर आर्म फोर्सेस या फिर वो रिपोर्ट, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विद इन 3 मंथ्स आफ्टर दिस, ठीक है। देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देगा, कोई भी इशू रिगार्डिंग। देन ये ग्रांट किससे रिसीव करता है, हमारी होम मिनिस्ट्री से। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके पास कहाँ से आते हैं पैसे, पैसे आते हैं हमारी होम मिनिस्ट्री से। होम मिनिस्ट्री इसके फंड्स को रेगुलेट करती है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री इसके फंड्स को करती है रेगुलेट। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ क्लियर, ठीक है। ये प्रोविजंस को याद रखना कि सिर्फ रिकमेंडेटरी है, लिमिटेड पावर्स हैं डिफेंस फोर्सेस को लेके, 1 साल के बाद ये इंक्वायर नहीं कर सकता, एंड कितने साल के लिए होगा वो भी याद रखना, कितने साल के लिए होगा वो भी याद रखना, ठीक है। कमेटी में कौन कौन होगा, पीएम, ऑपोजिशन लीडर, दोनों हाउस के, लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी नॉट चेयरमैन, सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन है, साथ में होम मिनिस्टर। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। देन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट था 1993, जैसे वो नेशनल लेवल पे प्रोवाइड करता था कमीशन के लिए, वैसे ही वो स्टेट लेवल पे भी प्रोवाइड करता था। स्टेट लेवल पे भी सिमिलर फंक्शंस होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस डिफरेंस ये होगा वहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे, यहाँ पे गवर्नर करेंगे, बस ये फ़र्क होगा। नाउ इंक्वायर करता है स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वाले केसेस को। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये जितने भी मैटर्स आते हैं स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, उसको करता है इंक्वायर,
एंड अगर कोई मैटर ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी इंक्वायर कर रही है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उस मैटर को इंक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई मैटर ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर कोई अदर स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी उसको इंक्वायर कर रही है उस केस को, तो जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो फिर उस मैटर के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉन्फर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडिशनल फंक्शन दे सकती है हमारे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इन यूटीज़। ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जितने भी यूटीज़ हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को छोड़ के, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को छोड़ के बाकी जितने भी यूटीज़ हैं उनके जो ह्यूमन राइट रिलेटेड फंक्शंस हैं, ठीक है, वो किसी भी स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन को दिए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये दिल्ली यूटी को देखता है। जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली इज़ अ यूटी, है ना। दिल्ली में जो ह्यूमन राइट का फंक्शन है, ह्यूमन राइट वायलेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको कौन देखेगा? उसको हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखेगा। दिल्ली के पास एज सच कोई स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। ठीक है, अगर आप बाकी स्टेट्स देखते हो, फॉर एग्जांपल हरियाणा, उसमें अपना होगा, यूपी उसके पास अपना होगा, बट जो दिल्ली है उसके पास नहीं है। उसको हमारा कौन देखता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता है। सिंपल। कॉम्पोजिशन क्या होती है? वहाँ पे कितने थे? वहाँ पे थे 6 मेंबर, एक चेयरपर्सन, साथ में 5 मेंबर्स। यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा, यानी 3 मेंबर्स, एक हो जाएगा चेयरपर्सन, साथ में 2 मेंबर्स हो जाएंगे। चेयरपर्सन कौन होगा? नेशनल में था हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 2 में कौन कौन है? सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ पे क्या था? सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज विद 7 ईयर एक्सपीरियंस, ये भी याद रखना। और है, और दोनों में से एक चीज़। एंड सेकंड मेंबर कौन होगा? पर्सन हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। वहाँ पे भी वैसा ही था, वहाँ पे भी वैसा ही था कि जो 3 मेंबर्स हैं वो कौन होंगे? जिनके पास ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग नॉलेज एक्सपीरियंस होगा। सिंपल, ये तो काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड है ना, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको याद करने में। सिंपल। अपॉइंट कौन करता है? वही गवर्नर अपॉइंट करेंगे कमेटी की रिकमेंडेशन पे। नेशनल लेवल में करेंगे प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल में करेंगे गवर्नर। कमेटी में कौन होगा? वहाँ पे कमेटी में कौन था? नेशनल लेवल पे कमेटी में था पीएम, यहाँ पे हो जाएगा सीएम। वहाँ पे स्पीकर था, यहाँ पे भी स्पीकर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। वहाँ पे होम मिनिस्टर थे इंडिया के, यहाँ पे होम मिनिस्टर हो जाएंगे स्टेट के। वहाँ पे होम मिनिस्टर थे, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे दोनों हाउसेस के, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे असेंबली के एंड काउंसिल के, अगर वहाँ पे काउंसिल है। वहाँ पे थे चेयरपर्सन, वहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन थे, डेप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, यहाँ पे चेयरमैन हो जाएंगे काउंसिल के, अगर काउंसिल है। ठीक है, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन द काउंसिल। सिंपल, सिमिलर था ये, कुछ इसमें एडिशनल था नहीं। सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज विथ कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो अगर हाई कोर्ट का किसी जज को या फिर डिस्ट्रिक्ट जज को जिसके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मेंबर बनाया जा रहा है अगर उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, तो जो चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा पर्टिकुलरली उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। टर्म क्या होती है इनकी? इनकी टर्म सेम होती है। वहाँ पे भी 3 साल था, यहाँ पे भी 3 साल है। वहाँ पे भी 70 ईयर्स था, यहाँ पे भी 70 ईयर्स है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। एंड आफ्टर दिस रीअपॉइंटमेंट इनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट। सिंपल। वाई? क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। सिंपल। 3 साल 70 ईयर्स दोनों के लिए सेम है। रिमूव कौन करेगा? इनको रिमूव, यहाँ पे ट्विस्ट है, रिमूव सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था उनके मेंबर्स को रिमूव भी प्रेसिडेंट करते थे, वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को कौन रिमूव करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। इनको अपॉइंट सिर्फ गवर्नर कर सकते हैं, बट रिमूव सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे। किस ग्राउंड पे करेंगे? सेम ग्राउंड्स होंगी जैसे हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ग्राउंड्स होती हैं, जो हमने ऊपर देखा। हमने ऊपर देखा कि एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं लेगा। ठीक है, एंड अगर वो खुद गिल्टी है, खुद कन्विक्टेड है, खुद इम्प्रिजनमेंट में उसको भेज दिया गया है, तो वो मेंबर नहीं रहेगा। अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो उन्हीं ग्राउंड पे इसको रिमूव किया जाएगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को। रिमूव कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर नहीं करेगा। सैलरी कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना।
सो सैलरी जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स की कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या होते हैं? जितने भी फंक्शन हमने ऊपर देखे वो सब कुछ सेम होते हैं, सेम फंक्शन, एक्सेप्ट इंक्वायर इट कैन नॉट इंक्वायर इंटिमिडेशन बाय डिफेंस फोर्सेस। अगर डिफेंस फोर्सेस के रिगार्डिंग कोई इशू है, फॉर एग्जांपल डिफेंस फोर्सेस के रिगार्डिंग इशू आता है ह्यूमन राइट वायलेशन का, ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशन का इशू आता है बाय डिफेंस फोर्सेस कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, तो वो वाले केस को हमारा जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इंक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है, उस केस को हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इंक्वायर नहीं कर सकता। इसके पास सारी पावर होती है सिविल कोर्ट की, जैसा बताया अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करता है, एंड 1 साल के बाद ये कोई भी ऑफेंस को इंक्वायर नहीं कर सकता। जैसे वहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में था, वैसा ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास में है। देन इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया। अपनी रिपोर्ट किसको देगा? स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, अगर ये स्टेट का है तो ये स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देगा। सिंपल सिंपल इट इज़, ठीक है, कुछ इसमें था नहीं इतना। दिस वॉज आर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एंड ये जो ह्यूमन राइट एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये ह्यूमन राइट कोर्ट्स के लिए भी प्रोवाइड करता है, जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स होते हैं उनके लिए भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो अंडर दिस एक्ट इसने ह्यूमन राइट कोर्ट इस्टेब्लिश किए हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। वाई? फॉर स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल के लिए, केसेस पेंडिंग ना हो, केसेस का पाइलअप ना हो, उस चीज़ के लिए ह्यूमन राइट कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी कंट्री में, वहाँ पे ह्यूमन राइट कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं। दीज कोर्ट्स कैन बी सेट बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ह्यूमन राइट कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकती है विद परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है। उस स्टेट के जो हाई कोर्ट होगा उसके चीफ जस्टिस की परमिशन लेके अपना ये ह्यूमन राइट कोर्ट को इस्टेब्लिश करेगी। फॉर एवरी ह्यूमन राइट कोर्ट, हर ह्यूमन राइट कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जिसके पास होगा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो, इसका नाम से क्लियर है, पब्लिक मैटर्स को प्रोसिक्यूट करता है, अपील करता है, उनकी तरफ से कोर्ट में अपेयर होता है, ठीक है। पब्लिक की तरफ से पब्लिक मैटर्स के ऊपर कोर्ट में अपेयर होता है। हर अपना जितने भी है ह्यूमन राइट कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपॉइंट करेगी। 2019 में जो ह्यूमन राइट एक्ट था उसको अमेंड किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का वो भी चेयरमैन बन सकता है, किसका? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन सकता था चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बट 2019 के बाद ये कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी बन सकता है। इसने इंक्रीज़ कर दिया था मेंबर्स 2 to 3, पहले 1 होता था फिर 3 कर दिया था। किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डो नॉट रीड दिस, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसको मत पढ़ना, ठीक है। ये मैंने जस्ट फॉर माई इनकन्वीनियंस और माई कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखा था कि कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं बाद में। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। जो पढ़ाया उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है ऑलरेडी, जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना उसमें ये चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एडिशनल इसने क्या किया था, उसमें जो इसने किया था वो मैंने ऑलरेडी इसमें और ऊपर वाले में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूँगा, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन, बट आई वुड रिकमेंड कि इसको मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। सिंपल। मूविंग नेक्स्ट इज़ हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990। इनका ऑर्डर याद रखना, इनका एक्ट भी याद रखना, ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स एक्ट कब आया था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में आया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में। सो अगर आपको ऑर्डर पूछता है तो पहले वुमेन वाला कमीशन आएगा, बाद में ह्यूमन राइट कमीशन आएगा, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है वो कंट्रोल करती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। सिंपल, कंट्रोल इन द सेंस कि उसके अंडर आता है, ये। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ होम ऑफ वुमेन, ठीक है। जो हमारी वुमेन मिनिस्ट्री थी ये 2006 में बनी थी, 2006 में हमारी बनी थी वुमेन मिनिस्ट्री। उससे पहले हमारे पास वुमेन मिनिस्ट्री नहीं थी।
उसके पहले हमारे पास थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वही सारा मैटर्स देखती थी वुमेंस का, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होती है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, एक होता है इसमें चेयरमैन, उसके साथ 5 मेंबर्स होते हैं, प्लस मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन कौन होता है, वन हु इज़ कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है अपना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसका जो चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन जो होगा वो कौन होगा, सिंपल ये लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि वो होगा जो कमिटेड है वुमेंस के कॉज के लिए, ठीक है। अब ये नहीं कहा कि वो जो चेयरमैन है वो वुमन होगा या फिर मैन होगी, सो चेयरमैन कुड बी मैन और वुमन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो अपना, उसकी जो चेयरमैन है वो मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकती है। ये हमारा PYQ है, उसमें पूछा गया था कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसकी चेयरमैन वुमन होगी, उसकी चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, वुमन होगी। बट एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। एक्ट सिंपली बोलता है कि वो चेयरमैन होगा जो वुमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कमिटेड है टू कॉज ऑफ द वुमन, सिंपल ये बोला गया। सो वो कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है एंड वुमन भी हो सकती है, सिंपल, मैन एंड वुमन कोई भी हो सकता है। 5 मेंबर्स कौन होंगे, एक मेंबर होगा हमारा शेड्यूल कास्ट, एक मेंबर होगा शेड्यूल ट्राइब एंड 3 मेंबर्स वो होंगे जिनके पास होगा एक्सपीरियंस इन लॉ, ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। 3 मेंबर्स इनमें से होंगे। सो टोटल 5 हो गए, एक SC, एक ST एंड 3 ये वाले, लॉ, ट्रेड यूनियन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर, ठीक है। एंड मेंबर सेक्रेटरी किसके होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे सिविल सर्वेंट यूनियन के, एंड सिविल सर्वेंट यूनियन के क्या होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे सिविल सर्वेंट यूनियन के। आई होप दिस इज़ क्लियर, कॉम्पोजिशन क्लियर है। कोई डाउट हो, कोई भी हो, कोई भी क्वेरी, यू कैन मैसेज, यू कैन कमेंट, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है इसके अंदर। चेयरमैन कोई भी हो सकता है, बस ये याद रखना, वुमन एंड मैन कोई भी हो सकता है। अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ठीक है। दे आर नॉमिनेटेड बाय कौन, बाय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसके लिए जो नेशनल कमीशन है वुमेन वाला, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं इसके मेंबर्स किसके द्वारा, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर्स को। इसके लिए कोई कमेटी नहीं होती जो रिकमेंड करती है, कोई प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल नहीं होता इसमें, ठीक है। सिंपल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है वो रिकमेंड करती है, सिंपल ये याद रखना। सर्विस कंडीशन, सैलरीज एक्सेट्रा कौन डिसाइड करता है, इनके मेंबर्स की सब कुछ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस की जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, उनकी सैलरी क्या होगी, अलाउंस क्या होंगी, प्रिविलेजेस क्या होंगी, सब कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। टेन्योर कितनी होती है मेंबर्स की एंड चेयरमैन की, 3 साल होती है, ठीक है। 3 ईयर्स होती है टोटल टेन्योर। ये रिज़ाइन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना वो लेटर, रेजिग्नेशन लेटर देके। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, नॉट प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज मोस्टली हमने देखा जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है एंड कमेटी रिकमेंड करती है। बट जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एंड वो रिज़ाइन भी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिंपल। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन या फिर मेंबर। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगी मेंबर्स को या फिर चेयरपर्सन को इफ़ ही और शी बिकम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर वो कन्विक्ट हो गए हैं, अगर वो खुद ही क्रिमिनल है तो वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है वुमेंस के, तो वो वुमेंस के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है अगर वो खुद ही गिल्टी है, खुद ही यू कैन से सेंटेंस्ड है फॉर इम्प्रिजनमेंट। अगर वो अनसाउंड माइंड का है एंड कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो वो नहीं बन सकता मेंबर या फिर हमारा चेयरपर्सन। इफ़ ही और शी रिफ्यूज़ टू एक्ट और इनकेपेबल टू एक्ट, अगर उसने मना कर दिया एक्ट करने के लिए या फिर वो इनकेपेबल है फिजिकली या फिर मेंटली, तो भी उसको हटा दिया जाएगा। देन वो एब्सेंट रहता है अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स तक, अगर हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसके 3 मीटिंग्स तक वो कॉन्जिक्यूटिवली एब्सेंट रहता है तो भी उसको गवर्नमेंट हटा सकती है। कौन सी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल
सिंपल, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसके नाम से क्लियर है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। इट कैन टेक सो मोटू, मीन्स खुद कोई भी केस को उठा सकता है, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन राइट रिलेटेड कोई भी केस को उठा सकता है, ठीक है। ये फंड कर सकता है लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इश्यूज अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन। अगर वुमेन्स के राइट्स रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, उस इशू को उस इशू की लिटिगेशन का जो फंडिंग है ये खुद प्रोवाइड कर सकता है। एंड ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को देता है। अगर कोई इशू स्टेट गवर्नमेंट का है तो ये वो वाली रिपोर्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देगा, मूव कर देगा। अगर सेंट्रल वाला है तो सेंट्रल को दे देगा डायरेक्टली, सिंपल। नाउ कमिंग ऑन टू पावर्स, कौन सी पावर है इसके पास। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कैन अपॉइंट कमेटीज़ टू इंक्वायर, ठीक है। कोई इशू आता है, कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वुमेन से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, सो उस इशू को इंक्वायर करने के लिए कमेटी बिठा सकता है, वो पावर है इसके पास। अपने प्रोसीजर एंड कमेटी को खुद रेगुलेट करता है। जो इसने कमेटी बनाई है उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगी, ये क्या करेगा, खुद उसको ले डाउन करेगा। देन इट कैन को ऑप्ट मेंबर्स ऑफ अदर कमेटीज़ विच इज़ नॉट अंडर इट्स रिव्यू। मीन्स अगर कोई और कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है जो वुमेंस के लिए काम कर रही है, ठीक है, सो उनके मेंबर्स को क्या कर सकता है, ये अपनी कमेटी में ऐड कर सकता है, ठीक है, अपनी कमेटी में ऐड कर सकता है। एंड इसके पास सारी की सारी सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, किसी की भी अटेंडेंस को इंश्योर कर सकता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करती है हमारे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स जो अफेक्ट करते हैं वुमेंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली वुमेंस के लिए 1/3 वो आई थी, हमारी रिजर्वेशन आई थी, ठीक है, 106th अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा था ना। 106th अमेंडमेंट एक्ट कहाँ पे आई थी, लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में। सो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था उसको क्या किया था, उसकी एडवाइस ली थी, सिंपल। देन वर्किंग कैसे होती है इसकी, कमीशन प्रोसेस कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय वर्बली और इन राइटिंग। सो यू कैन गिव, आप वर्बली भी कंप्लेंट दे सकते हो, राइटिंग में भी दे सकते हो, ठीक है। वर्बली यानी ओरली भी आप कंप्लेंट दे सकते हो, किसी टेप में रिकॉर्ड करके दे सकते हो, फ़ोन कॉल के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। कंप्लेंट्स आर एक्टेड अपॉन फॉलोइंग स्पेसिफिक केसेस ऑफ पुलिस एपैथी सेंड टू पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस के रिगार्डिंग कोई इशू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वुमन गई पुलिस स्टेशन में अपना केस लिखवाने, एंड वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था पर्टिकुलरली उसने वुमन का केस नहीं लिखा, ऊपर से उसको किया हैरेस, सो वो वाला केस भी जाएगा हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास। अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है, ठीक है, सो उसको ये रिजॉल्व करवाता है थ्रू काउंसलिंग। रिजॉल्व क्यों करवाता है, बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का काम, इसका काम ये होता है कि वो इंश्योर करे कि जो फैमिली है, ठीक है, ये ट्राई करता है कि फैमिली जो है वो बनी रहे। अगर वुमेन का कोई केस आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स में, तो ये ट्राई करता है अपना बेस्ट कि वो जो फैमिली है वो फैमिली बनी रहे, जो पार्टनरशिप है हस्बैंड वाइफ की वो बनी रहे, ठीक है। दैट्स वाई ये रिजॉल्व करवाता है केस को वुमेन वाले। अगर रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो फिर ये डिस्प्यूट को सेटल भी करवा देता है फॉर अदर पर्पस। देन फॉर सीरियस क्राइम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कॉन्स्टिट्यूट इंक्वायरी कमेटी टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ एंड जस्टिस। अगर कोई सीरियस क्राइम है, मर्डर रिलेटेड है, ठीक है, रेप रिलेटेड है, या फिर कोई और एट्रोसिटीज़ हुई है वुमन के ऊपर, तो ये कमेटी खुद बिठाता है। देन अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, देन कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन आर अर्ज्ड टू सॉल्व द केस एंड डिस्पोजल इज मॉनिटर्ड। अगर कोई भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है विद वुमेन, सो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेगा कि आप केस को खुद रिजॉल्व करो, एंड ये उसके रेजोल्यूशन को देखेगा भी, इन्वेस्टिगेशन को भी देखेगा एंड फाइनल रिपोर्ट को भी देखेगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सिंपल। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। लास्ट पे है हमारे पास पारिवारिक महिला लोक अदालत।
पारिवारिक महिला लोक अदालत, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है एनजीओज़ को, स्टेट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ को टू ऑर्गेनाइज पारिवारिक महिला लोक अदालत अंडर दिस हमारा जो लोक अदालत एक्ट है उसके अंदर, जो लोक अदालत एक्ट है उसके अंदर, उसी के अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये क्या करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टेट अथॉरिटीज़ को, एनजीओज़ को कि आप पारिवारिक महिला लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाओ एंड वुमेन से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको करो रिजॉल्व, ठीक है, उसको रिजॉल्व करो। सो दिस वाज इट, आई थिंक यहीं पे रखते हैं आज के लिए, ठीक है, विल डू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो भी पढ़ा हुआ है हमारा। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई पीवाईक्यू है जो आपको लगता है नहीं सॉल्व हो रहा इससे, या फिर कोई भी डाउट है ऑफ एनी काइंड, यू कैन मैसेज मी, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल दैट कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। Thank you for watching this session, and if you are new to this, you can be part of our community. You can subscribe this channel by hitting that cute red icon. Thank you.